अच्छा प्रश्न एक और है, और वो क्या है? अच्छा प्रश्न यह है साथियों कि हाल ही में नेपाल में चीन का विरोध हो रहा है। चीन का विरोध कल मैंने आपको पढ़ाया था नेपाल के केस में ही, और यह बताया था कि नेपाल ने हाल ही में वो डिस्क्लोज कर दिया था। क्या डिस्क्लोज कर दिया? कि जो सिनोफार्म है उसकी वैक्सीन उसे कितने रुपए में मिल रही है। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। असल में आपको मालूम होना चाहिए, वर्ष 2015 में जब भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हुए थे, तो उस समय पर भारत के लोगों के द्वारा, या फिर ये समझिए कि जो भारत के समर्थित जो नेपाल की तराई रीजन में रहने वाले मधेसी हैं, उनके द्वारा ब्लॉकेड कर दिया गया था। ब्लॉकेड का मतलब हुआ था कि जो भारत से जाने वाला तेल है या खाद्यान्न है, उसकी आपूर्ति जो पहाड़ की साइड वाला नेपाल है उस तरफ नहीं हो पा रही थी। उसी समय पर मौके का फायदा उठाते हुए नेपाल के साथ चाइना ने संबंध अच्छे करना चाहे थे, और नेपाल ने जब संबंध अच्छे करना चाहा तो उसने नेपाल को ऑफर क्या किया? उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं अपने बॉर्डर से होकर के आपके बॉर्डर की तरफ एक सड़क बना देता हूं। साथियों, उस सड़क का कार्य चल रहा है, और सड़क की घटना आपको जरूर समझनी चाहिए। आइए इस सवाल को हम पढ़ते हैं। कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं? नेपाल में हो रहे हैं। और नेपाल में कहां हो रहे हैं? तो सिंधुपाल चौक नामक स्थान है, जहां पर चाइनीज कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और उनके द्वारा जो डैमेजेस हुए हैं उसकी वसूली की जा रही है। मतलब उसके लिए वादे किए जा रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? तो काठमांडू के नजदीक ही एक जगह है जिसका नाम है सिंधुपाल चौक। ये एक जिला है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको यह नेपाल वाला मैप दिखाई पड़ता है, और इसके साथ में यहां पर चाइना दिखाई दे रहा है। चाइना का असल में यह वाला क्षेत्र तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर आप इंडिया के साथ नेपाल का व्यवहार देखें तो आपको पता चलेगा। आपको मैं थोड़ा टेरेन दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। आप इसको अंदाजा लगाएं कि यहां पर पूरा की पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। आप इसे नोटिस करें, सिंधुपाल चौक जो है यह पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बन रही हैं सड़कें। बन क्यों रही हैं सड़कें? देखिए, ये पूरा हिमालयन बेल्ट है साथियों। सड़कें क्यों बन रही हैं, इसके पीछे भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हमने क्या किया था कि नेपाल के अंदर एक बार संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्या हुआ था कि नेपाल का ये जो तराई वाला क्षेत्र है, कौन सा तराई वाला क्षेत्र मैं आपको बताऊं, ये वाला जो क्षेत्र है जो कि इंडिया से लगता हुआ क्षेत्र है, जहां पर पर्वत इतनी ज्यादा संख्या में नहीं है, इस क्षेत्र में सामान्यतः वो लोग पाए जाते हैं जो भारत का समर्थन करते हैं। अर्थात भारत के जो बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले जो लोग हैं, वो इन क्षेत्रों के अंदर अपने घरों के रिश्ते भी करके रहते हैं। जैसे ना मेरी क्लास में आज भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसी बॉर्डर एरिया से बैठ करके क्लास पढ़ रहे हो। कई तो ऐसे भी होते हैं जो इस क्षेत्र के अंदर ही बैठे होंगे, है ना। हाँ, नेपाल के कई बच्चे अपनी क्लास पढ़ते हैं, है ना। ये मतलब आपको शायद जानकारी होगी, है ना। और ये बिहार वाला जो बॉर्डर, असल में ये समझिए कि कई लोग तो बिहार बॉर्डर से जो है ना, मतलब कि भाई कभी पता चल रहा है कि आज विदेश घूम के आने का मन है तो बॉर्डर क्रॉस किया और नेपाल घूम आए। मतलब इतना नजदीक से नेपाल लोग क्रॉस करते हैं। तो साथियों, इस वाले पूरे क्षेत्र में इंडिया डोमिनेटेड लोग पाए जाते हैं, और वो जो इंडिया डोमिनेटेड लोग जहां पाए जाते हैं, ये क्षेत्र तराई रीजन कहलाता है। तराई रीजन का मतलब क्या होता है कि यहां पर तो है सारे के सारे पर्वत, है ना। ये तो बने हुए हैं पर्वत, पर्वतों से निकल निकल करके आ रही हैं नदियां। तो नदियां जहां आती हैं तो अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लेकर के आती हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र हैं। इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर नेपाल में बड़ी मात्रा के अंदर फसलों का उत्पादन होता है। तो ये थोड़े पैसे वाले लोग भी हैं। कौन से वाले? जो तराई रीजन के अंदर रहते हैं। अब होता क्या है, जो नेपाल में पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, पहाड़ पर मतलब जो एवरेस्ट वाली हिमालय पर रहने वाले लोग हैं, जो काठमांडू वगैरह जिले हैं, वो अंदर की तरफ हैं, और वो जुड़े हुए हैं चाइना वाली साइड से। यानी तराई वाले रीजन से जुड़े हुए हैं इंडियंस, और इस तरफ से यानी पहाड़ वालों से जुड़े हुए हैं तिब्बत की तरफ से चाइना वाले। हुआ क्या कि इंडिया और नेपाल के बहुत बढ़िया संबंध थे, लेकिन चाइना, यहां पे नेपाल ने जब अपना नया संविधान बनाया तो तराई रीजन के लिए लोगों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। और डिस्क्रिमिनेशन क्या किया उसने? डिस्क्रिमिनेशन यह किया कि तराई के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो सीटों का जो डिलिमिटेशन नेपाल में कभी हुआ, इन लोगों को सही मायने में सीटें बांटी नहीं गई। ज्यादा मात्रा में सीटें इन्होंने अपने पास रख ली, पहाड़ वाले क्षेत्रों ने अपने पास रख ली। इसके अलावा पहाड़ वाले क्षेत्रों ने लोग, मतलब जो जितने भी की पोजीशंस हैं, उनके लिए अपने पास में क्या रख लिया कि की पोजीशंस जो हैं वो पहाड़ी लोगों के पास होंगी, तराई वाले लोगों के पास नहीं होंगी। ये नेपाल ने अपने ही लोगों के खिलाफ किया हुआ कार्य था। भारत ने इस बात का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन विरोध भी नहीं किया। इसका मुद्दा यह निकला कि तराई रीजन वालों ने इन पहाड़ के लोगों को अपनी अहमियत बताने के लिए इंडिया से नेपाल में जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए। इंडिया से नेपाल में जाने वाले जो रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया का मतलब यह है कि तराई वालों ने पहाड़ वालों को यह बताने के लिए कि बेटा तुम लोग हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। तो जब रास्ते ब्लॉक किए तो हुआ यह कि 2015 के आसपास की बात है, इस पूरे क्षेत्र में नेपाल के अंदर
खाद्यान्न की आपूर्ति रुक गई, तेल की आपूर्ति रुक गई, जो सामान इंडिया से यहां पर भेजा जाता है, बड़ी मात्रा में सामान इनको इंडिया से ही जाता है, तेल जाता है यहां से, इवन इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंडिया के माध्यम से ही होता है, सारा रास्ता तराई वालों ने रोक दिया। ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। तो पहाड़ पर चूंकि रहने वाले जो लोग हैं, जो काठमांडू वगैरह वाली साइड में रहने वाले लोग हैं, उन्हें यह समझ में आया कि तराई वाले हमारा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसका एस्केप रूट निकाला। और दूसरी बात समझिए, क्योंकि पहाड़ी लोगों के पास ही यहां की सारी की पोजीशंस हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे यहां का प्रेसिडेंट हो, लोकसभा सीट हो, सारी की सारी की पोजीशंस पहाड़ी लोगों के पास हैं। इसलिए पहाड़ी लोगों ने अपने लिए एस्केप रूट बनाने के लिए चाइना का हाथ थाम लिया। और चाइना का हाथ थामने का नतीजा यह निकला साथियों कि चाइना ने मौके का फायदा उठाया और मौके का फायदा उठाते हुए यह कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तिब्बत से कनेक्ट करता हुआ सड़क बना दूंगा। और साथियों, तिब्बत से कनेक्ट करती हुई इसने सड़क बनाने की बातचीत कर दी। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना ने वर्तमान में लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, उससे काठमांडू को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कर दिया है, बड़े बड़े रूट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, बॉर्डर पर रोड तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार के रोड जो हैं वो अभी काठमांडू के नजदीक जो सिंधुपाल चौक है वहां पर बनाए जा रहे थे। और उसकी वजह से पहाड़ों में अब चूंकि चाइना कंस्ट्रक्ट करके नेपाल को खुद से जोड़ करके ले जा रहा है, देखिए आपकी लड़ाई दूसरे के ऊपर कितने मौके बनके बरसी। चाइना ने इस मौके को ग्रैब किया और ग्रैब करके क्या किया कि उसने सिंधुपाल चौक वाले क्षेत्र से कनेक्ट करते हुए सड़क बनाने का तिब्बत से निर्णय लिया। वर्तमान में जब बड़ी मात्रा में विस्फोट करता हुआ वो आ रहा है तो चाइना, नेपाल में इन दिनों लैंडस्लाइड होने लग गया है, क्योंकि नेपाल में अब मानसून पहुंचने वाला है। ऐसी स्थिति में जब वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, मकान टूट रहे हैं, मकान गिर जा रहे हैं क्योंकि वो ब्लास्ट करते चले आ रहे हैं, तो वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन में उतर आ रहे हैं चाइनीज कंपनीज के खिलाफ और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि नेपाल ऑलरेडी इतनी डिफिकल्ट टेरेन में रहता है कि यहां पर अगर लैंडस्लाइड होगी तो लोगों का नुकसान बहुत होगा, क्योंकि घर टूट रहे हैं, पहले ही मतलब संकटग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों यहां पर यह बहुत बड़ी चिंता का विषय बनकर के निकल के आ रहा है। और यहां का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी कह चुका है कि वेदर सिचुएशंस खराब हैं। लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि इसकी वजह से उन्हें किसी भी प्रकार का मुआवजा मिल जाए और कंपनी के कामों को वो किया जा सके, रोका जा सके। आपके सामने एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है और वो ये है कि इंडिया नेपाल रिलेशंस हैज बीन डिटोरिएटेड इन रिसेंट टाइम्स एंड नीड टू बी स्ट्रेंथन, क्रिटिकली एग्जामिन। उम्मीद है कि आप अब इस सवाल की दिशा पकड़ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहना यह चाह रहा हूं कि भारत नेपाल के संबंध में आपको आलोचनात्मक विवेचन, देखिए जब यह सवाल आए ना क्रिटिकली एग्जामिन करिए, इसकी अर्थ हिंदी होती है आलोचनात्मक विवेचन करिए। इसका मतलब होता है आपको पक्ष भी लिखना है, आपको विपक्ष भी लिखना है, पक्ष विपक्ष दोनों लिखने हैं और अंत में पक्ष विपक्ष लिखने के बाद में एक सलाह देनी है यानी सजेशन देना है और वो सकारात्मक रूप से देना है, अर्थात आपको दिशा देनी है। आप नर्वस होकर के आंसर नहीं लिख सकते। जब आपको आलोचनात्मक बातें करनी हो तो आलोचनाओं के अंतर्गत आपको बातें लिखते समय शुरुआत शुरू करनी होती है आंसर की। हालांकि जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, रिसेंट डेज के अंदर भारत के नेपाल के साथ कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो कि बहुत बड़े डिस्प्यूट का कारण बने, जैसे काला पानी विवाद हुआ, नंबर दूसरा भारत के द्वारा तराई रीजन के अंदर इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तीसरा नेपाल के साथ भारतीय संबंधों में भारतीय मीडिया का प्रभाव। इन कारणों से भारत और नेपाल के संबंध बिगड़े हैं। तो ये तो हो गया, आपने वो पॉइंट बता दिया कहां बिगड़े हैं। अब पक्ष में चले जाइए। इसके अलावा अगर रिसेंट डेज में देखा जाए तो भारत ने नेपाल की मदद के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। वैक्सीन का नाम डाल दीजिए, उसमें एम्बुलेंसेज का नाम डाल दीजिए, एड का नाम डाल दीजिए, हाइड्रो पावर जो चल रही है, अरुण प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में डाल दीजिए। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को डाल दीजिए और एंड में जाकर के आप उसको, क्योंकि 250 शब्द लिखने हैं, आप इस पॉइंट को इनपुट में देते जाइए और अंत में आप इस बात को मेंशन करते हुए चले जाएं सलाह के अंदर। चूंकि चाइना लगातार भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू सब तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, तो भारत को जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो नेपाल में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत रखे। चाइना कहीं नेपाल में इतना भीतर तक ना घुस के चला आए कि नेपाल किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दे, अर्थात कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में नेपाल चाइना को कोई ऐसी लोकेशन गिफ्ट कर दे जिसकी वजह से भारत का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन लूज हो जाए। ये सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को अपने आंसर में लिखनी होती हैं। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस प्रकार से आप अपने द्वारा सलाह रूपी कार्य करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा?